नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सोहनलाल बागड़ा स्वामी नित्यानंद इंटरनेशनल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का 5th लेसन है, जहाँ चाहे वहाँ रहे, इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। शीर्षक का नाम है जहाँ चाहे वहाँ रहे, कि अपन जहाँ चाहते हैं वहीं पर रास्ता बना लेते हैं। जहाँ अपनी इच्छा हो, अपन जहाँ परिश्रम करें वहीं पर परिश्रम या मेहनत और इच्छा के अनुसार रास्ता बना सकते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने के कार्य, कि एक इला सचानी था, वो कढ़ाई का काम करता था और उन्होंने एक अनूठी मिसाल का रूप धारण कर लिया था। उनकी अनूठी मिसाल चारों तरफ फैल गई थी। छब्बीस साल की इला सचानी गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। अब देखो उसका परिचय है कि 26 साल की थी इला सचानी, जो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। उसका बचपन अमरेली में बीता था। उसका बचपन अमरेली में बीता था। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। जैसे ही शाम का समय होता तो मोहल्ले के सभी बच्चे अपने अपने घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटी बजाते, सीटी बजाते, और कुछ गिट्टे खेलते। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों की ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता था तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते, ऊंची ऊंची छलांगे लगाते और ऊंचे स्वर में एक साथ गीत गाते। ये कहाँ का वर्णन है? ये अमरेली ज़िले के राजकोट गांव के में शाम का समय का वर्णन है, कि जब बच्चे खेलते थे तो खेलते खेलते क्या करते थे, तो झूला झूलते हुए ऊँची पेंगे लेते और ऊँचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। कि अभी नीम की निबोरियाँ कच्ची है, इसलिए हे सावन आप जल्दी आना और बरसात करके इनकी निबोलियों को पकाना। इला सचानी भी गाने में तो उनका साथ देती थी। इला सचानी भी जब बच्चे गीत गाते थे उनका साथ देती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी, बल्कि झूला नहीं झूल पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उड़ते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती और मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब वह दफ़ा करने की बारी आती तो फिर वह निराश हो जाती, क्योंकि वह इला सचानी अपंग थी। हाथ ही नहीं उड़ते तो दफ़ा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती थी, पर उसके हाथों ने तो उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, बल्कि इस जिद को उन्होंने चुनौती मान लिया, क्योंकि उसके हाथ साथ नहीं देते, उसके हाथ काम नहीं करते थे, इसलिए हाथों की चुनौती को एक जिद मान लिया। उन्होंने वह सब अपने पैरों से करना सीख लिया। जो काम हाथों से करते थे वह पूरा काम हाथों के बजाय पैरों से करना सीख लिया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, पर्स बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। अब उसके हाथ साथ नहीं दे रहे थे, तो हाथों की जो जिद थी उन्होंने चुनौती दे दी कि मैं अपने हाथ से नहीं लिख पा रही हूँ, हाथ मेरे साथ नहीं दे रहे, हाथों से मैं काम कुछ नहीं करना पाती हूँ, तो मैं भी एक चुनौती स्वीकार करती हूँ कि ये सब कुछ जो काम हाथों से करते हैं मैं पैरों से करना सीख जाऊँगी। तो ये सब कुछ बाल बनाना, पर्स बुहाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, सब्जी बनाना, यहाँ तक कि तख्ती के ऊपर लिखना भी हाथों के बजाय वह पैरों से लिखने लगी।
उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, प्रवेश ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी और कहीं उसके काम करने की गति को लेकर के कि वह आएगी जाएगी कैसे और कार्य कैसे करेगी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, आश्चर्य करते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। वह जैसे परेशानी आती थी तो उसको दूर करने के लिए हल निकाल लेती। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला सचानी को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। इस बात का पता नहीं था कि परीक्षा के लिए अलग से समय निकालकर मैं अच्छे नंबर प्राप्त कर सकती हूँ। इस बात का उसको पता नहीं था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसके लिए ऐसी सुविधा भी थी कि अगर वह लिख नहीं पाती थी तो वह खुद स्वयं बता सकती है और लिखने वाला दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, बल्कि इस बात का उसको पता नहीं था। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती। अगर ये जानकारी कि उसके एग्ज़ाम में कोई साथ भी दे सकता है, लिखने का काम भी कर सकता है, ये जानकारी उसको पहले मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। वह 10वीं क्लास को पास कर लेती। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी का काम किया करती थी। कपड़े में कसीदा का काम करती थी उसकी माँ और दादी। वह उन्हें सुई में रेशम धागा पिरोने से लेकर के बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना और कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं न, जहाँ चाहे वहाँ रहे। अगर जो व्यक्ति जैसा चाहता है वहीं पर रास्ता बना लेता, वहीं पर सफलता प्राप्त कर सकता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसके विश्वास और उसका धैर्य ऐसा था कि उसने भाग्य को भी धकेल दिया, भाग्य को भी परिवर्तित कर दिया। 15-16 साल की होते होते इला सचानी काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और कौन से रंगों से नमूना बनना है, टाके कौन कौन से लगने हैं, यह सब वह समझ गई थी। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी। एक समय ऐसा भी आ गया, अब उसके द्वारा कढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगने लगी। परिधान मतलब पहने पोशाक वस्त्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। काठियावाड़ की कसीदाकारी में वह पारंगत हो चुकी थी और उसके साथ साथ लखनऊ और बंगाल की कसीदाकारी भी सीख गई। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उकारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितियाँ आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत अच्छी लगी। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए हुए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी, बल्कि उसके मन में विश्वास था कि मैं आगे जीवन में सफलता प्राप्त करूंगी। वह कभी समस्या से हारती नहीं थी, तो वह इस प्रकार से थकती नहीं थी और आगे से आगे बढ़ती जाती थी। तो यह है जहाँ चाहे वहाँ राह। अगर जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा ही अपना रास्ता बना लेता है। ये देखो ये उसकी तस्वीर है, ये उसके हाथ है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो वह अपने पैरों से देखो, पैरों से सारा काम कर रही है। इसका नाम है इला सचानी। पाठ का शीर्षक है जहाँ चाहे वहाँ राह। जैसा चाहते हैं अपन वहीं पर रास्ता बना सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से इला सचानी ने कसीदाकारी में कार्य सफलता प्राप्त कर ली। और ये मलमल की धोती बादामी रंग खिल उठता था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोही बेल, पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। ये
पूरी कशीदाकारी उसी इला सचाने की है। धन्यवाद।